हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। आज बीएससी थर्ड ईयर होम साइंस के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पेपर के फर्स्ट यूनिट की चर्चा आपसे करती हूँ। फर्स्ट यूनिट में हम ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है यह जान चुके हैं। अब इसके अंतर्गत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के यानी कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के केंद्रों के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगी। पहला सेंटर जो हम देखेंगे वो है किंडरगार्टन। आइए जानते हैं किंडरगार्टन क्या है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों की शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की कक्षा का प्रारंभ KG1, KG2 की कक्षाओं से होता है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। शिक्षा की इस प्रणाली के जन्मदाता फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल महोदय हैं, जिनका जन्म 1782 में 1782 में जर्मनी में हुआ था। उनका गांव जंगल के निकट था, अतः फ्रॉबेल जन्म से ही प्रकृति के संपर्क में थे। इनके पिता पादरी थे। घर का वातावरण धर्म प्रधान था। इनकी माता का निधन जल्दी हो जाने के कारण इनका बाल्यकाल एक विमाता की देखरेख में हुआ। विमाता फ्रॉबेल की शिक्षा पर ध्यान नहीं देती थी। पिता अपने कार्य पे व्यस्त रहते थे। ऐसे में फ्रॉबेल प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आए और ऊब कर वह अपने मन बहलाने के लिए जंगल में चले जाते थे। वहाँ के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि से वे बात करते थे और उनके संसार को समझने का प्रयास करते थे। और इस प्रकार के जीवन ने उनके जीवन की धारा को ही बदल दिया और एक नई ही शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ। महान शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक फ्रॉबेल ने अपने दार्शनिक एवं शैक्षणिक विचारों को क्रियान्वित करने के लिए एक जगह पर छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन नामक स्कूल खोला। मूलतः किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किंडर तथा गार्टन, जिसका अर्थ है बालक तथा बगीचा। इस प्रकार हम किंडरगार्टन शब्द का अर्थ यह समझते हैं कि बच्चों का बगीचा। इस अर्थ में फ्रॉबेल का विद्यालय एक ऐसा बगीचा था जिसमें बालक रूपी पौधे को शिक्षक रूपी माली की देखरेख में स्वाभाविक तौर पर विकसित होने का अवसर प्राप्त होता था। किंडरगार्टन पद्धति के कुछ सिद्धांत हैं। आइए हम जानें वे सिद्धांत क्या हैं। फ्रॉबेल ने पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किंडरगार्टन की जिस शिक्षा प्रणाली का जन्म दिया उसके कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है स्वक्रिया या आत्मक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया या आत्मक्रिया से फ्रॉबेल का तात्पर्य उस कार्य से है जो आत्मा की अभिव्यक्ति में सहायक हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मक्रिया व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। बालक जो कार्य करता है वह कार्य विशेष की पूर्ति ही नहीं है, बल्कि उसके द्वारा बालक अपने व्यक्तित्व को भी प्रकट करता है। आत्मक्रिया में बालक का मन तथा शरीर पूर्ण रूप से लग जाता है एवं उसके बाद जो कार्य होता है वह बालक के व्यक्तित्व के विकास की कड़ी बन जाता है। फ्रॉबेल का यह कहना है कि आत्मक्रिया द्वारा बालक जीवन में प्रवेश करने योग्य बने तथा चारों ओर के जीवन से उसका जो संबंध बनता है उस तथ्य का ज्ञान दूसरे के कार्यों से करे। दूसरा सिद्धांत है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देने का विचार सर्वप्रथम फ्रॉबेल महोदय ने ही था। उनके अनुसार खेल बालकों की एक स्वाभाविक क्रिया है। फ्रॉबेल का विचार था कि इस अवस्था में अर्थात बाल्यावस्था में जो खेल होते हैं वे
मनुष्य के शुद्ध आध्यात्मिक या बालकों के शुद्ध आध्यात्मिक कार्य हैं। साथ ही खेल में मनुष्य का आंतरिक जीवन प्रकट होता है। खेल के द्वारा बालक आनंद, संतोष और स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है। तीसरा सिद्धांत है सामाजिकता का सिद्धांत। फ्रॉबेल ने बालकों के सामाजिक जीवन को भी महत्व दिया। उनके विचार थे कि विद्यालय एक छोटे समाज के रूप में हो तथा विद्यार्थी स्वयं को उस समाज का सदस्य समझे। विद्यालय के सामाजिक जीवन में खेल सहायक होते हैं। जब बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं, तब उसमें परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। फ्रॉबेल यह कहते हैं कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने मानवीय गुणों अथवा मानवता का विकास दूसरे या अन्य व्यक्तियों के सहयोग से ही कर सकता है, इसलिए सामाजिकता का गुण भी यहाँ पर विकसित होता है। अगली जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रॉबेल स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास ऐसी स्वतंत्रता से करना होना चाहिए जो बालक में निहित ईश्वरीय शक्ति का बोध कराए। यहाँ उल्लेखनीय ये बात है कि फ्रॉबेल शिक्षालय में किंडरगार्टन में आत्म अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के विकास को बहुत ज़्यादा बल देते थे। ये तो हुए किंडरगार्टन के सिद्धांत। अब हम जानना चाहेंगे बच्चों कि किंडरगार्टन के प्रमुख खेल कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किंडरगार्टन की शिक्षा पद्धति खेल पर आधारित होती है और ये अनेक तरह के खेल होते हैं। उनमें से पहला होता है मनोरंजनात्मक खेल, या जिसको हम मनोरंजनात्मक और रचनात्मक खेल कहते हैं। इन खेलों का आयोजन बालकों में मनोरंजन तथा रचनात्मकता को विकसित करने के लिए किया जाता है, जैसे दौड़ना, घूमना, झूला झूलना आदि। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास करने वाला खेल। इसके अंतर्गत वे खेल आते हैं जिनसे बालकों की कल्पना की शक्ति का विकास होता है, जैसे कि विभिन्न आकृतियों का निर्माण करवाना। अगला जो खेल है वो है सामूहिक भावना की अभिवृद्धि करने वाला खेल। इस प्रकार के खेल खेलने से बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है, जैसे ग्रुप संगीत, समूह नाटक, नृत्य इत्यादि। नेक्स्ट है चरित्र के विकास करने वाले शिक्षाप्रद खेल। किंडरगार्टन में इस प्रकार के शिक्षाप्रद खेलों को भी विशेष महत्व दिया जाता है, जिससे बच्चों के चरित्र का विकास हो। इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ना, खेलना, भाषा के लिए रेत से अक्षर बनाना आदि भी सिखाया जाता है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति की प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। इसमें पहला है आत्म अभिव्यक्ति की शिक्षा के स्वरूप। इसमें गीत, गति एवं भावभंगिमा और ये रचना, कंस्ट्रक्शन तीनों के द्वारा बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात हम ये जानना चाहेंगे कि किंडरगार्टन शिक्षा की कौन कौन सी पद्धतियाँ वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो इसमें क्रिया द्वारा सिखाया जाता है बच्चों को, खेल के द्वारा सिखाया जाता है, शिक्षा में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, सामूहिक कार्य करना सिखाया जाता है और वस्तुओं द्वारा भी उन्हें गिनती सिखाई जाती है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में किन शिक्षण का सामग्रियों का उपयोग होता है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए जो सेल्फ एक्टिविटी या आत्म क्रिया के लिए आवश्यक हो, और इस आधार पर फ्रॉबेल ने 3 बातों पर बल दिया है। पहला है मात्र खेल एवं शिशु गीत,
दूसरा होता है उपहार और तीसरा होता है व्यापार। अर्थात मात्र केवल शिशु गीत और के माध्यम से बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति को विकसित किया जाता है। उपहारों के द्वारा आत्मक्रिया की संभावनाओं को, उसमें जो निहित गुण होते हैं उनको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ व्यापार एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो बच्चों को उपहार मिलते हैं उनके आधार पर वे व्यापार अथवा कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। किंडरगार्टन में व्यापार के महत्व को समझाते हुए फ्रॉबेल ने कहा है कि इसका उद्देश्य बालकों को ऐसे कार्य में लगाना है जो उनके मनोविकास के अनुकूल हो। इन सब के अलावा किंडरगार्टन पद्धति के बहुत सारे गुण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला गुण है यह पद्धति शिशु शिक्षा के लिए अधिक उपयोग है। इसमें आत्मक्रिया पर बल दिया जाता है। तीसरा जो गुण है, इसमें व्यावसायिक क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यह सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक शिक्षण पद्धति से युक्त होती है। यहाँ पर शिक्षक का स्थान मित्र या पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाता है। बच्चों में एस्थेटिक डेवलपमेंट या सौंदर्यात्मक विकास भी किया जाता है। आधुनिक शिक्षा को यह शिक्षा आधार प्रदान करती है। किंडरगार्टन के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता सभी जगह देखी जाती है। इसके अलावा कुछ विद्वान किंडरगार्टन पद्धति में कुछ त्रुटि बताते हैं। कुछ यह कहते हैं कि इस प्रणाली में बालकों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितना कि स्वयं फ्रॉबेल चाहते हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में गोल, लंबी, चौकोर आदि वस्तुओं को ऐसे दार्शनिक विचारों के प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनको समझना बालकों के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा आज हम यह जानेंगे कि किंडरगार्टन पद्धति का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके द्वारा शहर शहर में, गांव-गांव में किंडरगार्टन स्कूल खुले हैं। शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ है। प्ले थेरेपी का प्रारंभ हुआ है। बेसिक शिक्षा मजबूत हुई है और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया है।